आज हम अरावली क्षेत्र में, सरिस्का क्षेत्र में बैठे हैं और जो चारों तरफ की यहाँ हरियाली है, जो चारों तरफ जो पूरा एक माहौल बना हुआ है, तो अगर आप खुद भी वहाँ बैठोगे तो एक अलग तरह का अनुभव महसूस करोगे, एक अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव महसूस करोगे कि बार बार मन करता है कि प्रकृति की गोद में जाके कहीं पे बैठें। तो अगर आप देखोगे कि चारों तरफ कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कुछ हरियाली नज़र नहीं आ रही है। चारों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है, सावन भादों का महीना है, तो एक अलग ही आनंद बना हुआ है और बारिश के हल्के हल्के छींटे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। खैर, तो नमस्कार साथियों, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जिनसे बात करना चाह रहे हैं और जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हैं नरेश फागना जी, जो अरावली क्षेत्र में लोगों के लिए, जो अरावली में रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। एक तरह का जो कह सकते हैं हम सामाजिक जागरण का काम कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं लोगों के सामने कि किस तरीके से जो उनकी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, जो सरकार तक, जिनकी बात सरकार तक जानी चाहिए, तो उसको पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमारी बातें आपको सुन के बहुत अच्छा भी लगा होगा और आपकी बातें हमें काफ़ी अच्छी लगी। जी जी जी। तो नरेश जी, दरअसल बस आने का मुख्य कारण जो था वो यही था कि अरावली में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या क्या परेशानियां हैं, ताकि वो हम लोगों तक पहुंचाएं। और जब हमें पता लगा कि नरेश जी उसके लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगा कि चलो यार, कोई तो है जिनसे हम उस पर बात कर सकते हैं। नहीं तो ये लग रहा था कि पता नहीं हम किससे बात करेंगे इसके लिए। तो नरेश जी, बताइए कि आपको क्या लगता है यहाँ जो लोग रह रहे हैं और जो उनकी मुख्य समस्याएं हैं, तो वो क्या हैं आपकी नज़र में? देखो, जब से मैं समझने लगा हूँ, जब से मैंने देखा है और महसूस भी किया है और देख भी रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ रहे हैं, तो पहले कोई रोकथाम नहीं होती थी यहाँ पर। यहाँ अधिकतर फॉरेस्ट एरिया है, वन विभाग का। यहाँ सरिस्का 8 किलोमीटर पड़ता है अपने यहाँ से। सरिस्का में लगा हुआ क्षेत्र है ये, जहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ क्या है, जो 28 गांव हैं, अधिकतर यहाँ पर जो गुर्जर समाज के गांव हैं, जो पहाड़ों पे निवास कर रहे हैं, तो इन्होंने एक विस्थापन का प्रक्रिया चलाई। तो वहाँ जैसे क्रास का गांव है, पेड़ा पानी गांव है, जैसे पेड़ा पानी को उठा कर बैडोद की रोंद में जगह दी है, वहाँ अभी तक उन गाँवों की जो जमीनें दी है वहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई है उस जमीन की। अच्छा, जो लोग यहाँ के रहवासी थे उनको बाहर जमीन अलॉट की, यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से हटवा के, यहाँ से हटा के, ठीक है। और उनको उनसे ये वादे किए गए कि उनकी जो सुविधाएं हैं वो इस तरह की होंगी जो, और वो उनको मिलेंगी, पर आज तक वो मिली नहीं। अच्छा जी। सबसे बड़ा मुद्दा जो देवनगर में जो जगह दी गई है बैडोद में, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो उनको वो जमीन दी गई है उसका अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है। अच्छा, मुख्य मुद्दा ये है। और बड़ी मशक्कत के बाद वहाँ एक स्कूल खुला है अभी इस साल। अच्छा। दूसरा, यहाँ से काकनवाड़ी से गांव उठा के और अपने मौजपुर लक्ष्मणगढ़ के पास ITBP का ट्रेनिंग सेंटर, उसके बगल में जगह दी गई है, वहाँ भी स्कूल नहीं है अभी तक, नहीं उस जमीन की रजिस्ट्री की गई है। ऐसे ही इन्होंने तिजारा में बसा दिया गांव, जितनी भी गुजर बेल्ट है उसको उठा के वहाँ ले गए। वहाँ अभी तक नहीं कोई आंगनबाड़ी खुली है, नहीं कोई शिक्षा के स्रोत है वहाँ पर, उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। तो ऐसी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं जो उनको वंचित रखा जा रहा है। दूसरी बात, जो गांव यहाँ रह रहे हैं पहाड़ों में ऊपर, उनके पास नई सड़क है, नई पानी है, नई बिजली है, नई स्कूल है, नहीं कोई, जैसे अभी चर्चा में है कि भाई जहाँ वन क्षेत्र है, जहाँ वनवासी रह रहे हैं, उनको वन अधिकार मिले। जी। मेरा कहने का मतलब ये, वन अधिकार का मतलब ये हो रहा है कि जो वन क्षेत्र के अंदर जो आबादी रह रही है उसको उनके अधिकार दिए जाएं। अभी उनसे भी अछूते हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि आप जो बता रहे हो कि यहाँ से जो विस्थापन का काम हो रहा है, तो इसमें पूरे गाँवों को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मीटिंग करते हैं गाँव वालों के साथ और उनको बड़े बड़े वादे करते हैं उनके साथ। अच्छा।
कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के उनके झांसे में आ जाते हैं लोग, और झांसे में आकर वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। अच्छा। और वहाँ जाकर उनके साथ जो व्यवहार होता है वो आप सोच नहीं सकते। वहाँ नहीं लाइट नहीं पानी, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होती है इंसान की, शिक्षा, पानी, कपड़ा, रोड, ये आदि चीज़ आज भी वंचित हैं वो लोग। तो बातचीत का जो मुख्य कारण था ना, वो भी यही है कि कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला था जिनका ये कहना था कि यार हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले तो लोग हैं नहीं इतने, तो ये है कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो मुझे भी लगा कि पता नहीं कौन लोग हैं जो इनके लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, किसी को पता भी है कि नहीं। लेकिन जब नरेश जी से मिला तो अच्छा लगा कि ये कंटिन्यूअसली उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। जी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई, जब हम यहाँ से काफ़ी वर्षों से हम रह रहे हैं, हाँ, मतलब मूल निवासी हम यहाँ के, तो हम क्यों उठे यहाँ से? बिल्कुल सही बात है। जंगल हमने बनाया, हमने बचाया इस जंगल को। यहाँ पर जो हरियाली दिख रही है आपको, आप देख रहे हो अनेक जगह जा रहे हो, लोग पेड़ काट देते हैं, जंगल बिगाड़ देते हैं। ऐसा आपको दिख रहा है? कहीं कुछ नहीं दिख रहा आपको। काफ़ी अच्छा जंगल है यहाँ पर, कोई पेड़ नहीं काटता, कोई लकड़ी नहीं काटता, अच्छा पशुपालन कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर दबाव बनाना, यहाँ से उठाना, ये गलत है। क्योंकि हर आम आदमी को उसका अधिकार है, वो कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। और काफ़ी वर्षों से हम रहते आ रहे हैं, हमें हमारा अधिकार है, हम हमारी पूर्वजों की ज़मीन है उसको सुरक्षित रखेंगे और यहीं रहना चाहते हैं हम। अरावली हमारा है, अरावली हमारी है। फिर यहाँ से उठा देते हैं लोग, हम इस जगह पे ही रहना चाहते हैं और जाना नहीं चाहते हम। और फिर अगर ये भेज रहे हैं, जिन परिवारों को भेज दिया, उनको जो उपयुक्त पैकेज होता है वो भी नहीं दिया गया। एक छोटे सा पैकेज जो 2-2.5 लाख रुपए का होता है, अब 2-2.5 लाख रुपए में देखा जाए तो शौचालय नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है। तो 2-2.5 लाख रुपए से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से लोग काफ़ी चिंतित हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं काफ़ी चिंतित है इस विषय के अंदर कि हमें आगे क्या होगा हमारे साथ और ये क्या करने वाले। यहाँ इनका सबसे बड़ा मंसूबा है कि इस पूरे क्षेत्र को टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं। और उसमें आप लोग दखल कर रहे हो? भाई इन्होंने क्या कर रखा है, जो सरिस्का बफर और जो अंदर सेंचुरी क्षेत्र है, अच्छा, मतलब 2 सफारी जोन बना रखे हैं। अच्छा, सफारी जोन बना रखे हैं घुमाने के लिए। वहाँ भी तो इंसान ही घूमने आते हैं। तो एक तो जगह हम रह रहे हैं, ये भी प्रकृति की है, वो घूम रहे हैं, वो प्रकृति की है। यहाँ भी बना दो ट्रैक, घुमाओ खूब, यहाँ के लोगों को रोजगार दो। जैसे बैलगाड़ी हुई, जो हमारा राजस्थानी कल्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ ये अवैध जैसे कहते हैं कि भाई सरिस्का क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने भी जो घर हैं उनको उठा लो, जो जमीनें हैं उनको बंद करवा दो। तो ये चीजें बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बाहर से लोग लेके आते हैं। जैसे किसी को गाइड बना दिया, किसी को, जितना हमें ज्ञान नहीं यहाँ का, इतने बाहर के आदमी को ज्ञान नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बाहर के लोग घूमने आते हैं उनको हम ही गाइड कर सकते हैं। यहाँ की प्रकृति के बारे में क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। अब जैसे आपने बताया कि यहाँ पेड़ों को आप लोग काटने नहीं देते हैं, आपने बताया पेड़ों को आप नहीं काटने देते हैं, तो अब ये किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता था। हम तो ये सोच रहे थे कि यार ठीक है, ज़रूरत होती है तो काटते भी होंगे लोग, लेकिन आप प्रकृति के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न हो कि आप इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं होने देते। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि इस नेचर के बारे में, यहाँ की लोकेलिटी के बारे में जितना ज़्यादा यहाँ का मूल निवासी रहवासी जानता है, उतना बाहर का कैसे जान सकता है? तो ये तो एक तरीके से सरकार का ये मंसूबा हुआ कि वो बाहर के लोगों को यहाँ के लिए बढ़ावा देना चाहती है और यहाँ के रहवासी मूल निवासियों को यहाँ से निकाल देना चाहती है। बिल्कुल, यही सोच है उनकी। जी ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में भी बताइए नरेश जी कि आप जितना मेरे समझ में आया, जितना लोगों से भी सुना, आपने भी शायद एक बार बताया था कि बाहर से कुछ संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, कुछ एनजीओ यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में विस्तार से बताइए। ये क्या है साहब, जो सरिस्का जितने भी अभ्यारण्य क्षेत्र राजस्थान के अंदर, यहाँ क्या है, अलग अलग देश की विभिन्न एनजीओ आती हैं और अपना काम करती हैं। अच्छा। जैसे सरिस्का के अंदर कनाडा की कोई एजेंसी है, वो काम कर रही है। अच्छा। और अलग अलग चीज़ों पर काम करती हैं, जैसे कहीं जोड़ खुदवाना, और इन्होंने एक ईडीसी बना रखी है, उसमें विदेशी पैसा आता है पूरा। तो ये जो जोड़ खुदवाना और ये तो अच्छे काम है, शायद अच्छे काम है, लेकिन अच्छे काम के लिए यहाँ के लोगों को रोजगार दो ना उसके लिए। अच्छा, तो उसके लिए लोग भी बाहर से
जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां सब बाहर बाहर से लेके आते हैं, ठेकेदारों के थ्रू काम करवाते हैं। हाँ। या जैसे मान लो जैसे नरेगा आया 2006-07 के अंदर, तो सरकार की ये मनसा थी कि भाई यहाँ के लोगों को मतलब पूरे लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक रोजगार की गारंटी दी गई। इसी तरीके से ये लोग जो काम करवाते हैं ईडीसी के तहत, तो वहाँ जेसीबी ने लगाकर यहाँ के लोगों को मस्ट्रोल के तहत काम करवाएं और उनको जिस तरीके की जो नियम है भाई की दिहाड़ी भाई कितनी मिलनी चाहिए, तो उन लोगों का रोजगार ही चलता रहेगा और उनका काम चलता रहेगा। ये चीज़ें करवानी चाहिए इन लोगों को। तो मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि क्योंकि ये पहाड़ी भाग है पूरा का पूरा, जो अरावली का ये वाला बेल्ट है, ये अगेन डेंस हो जाता है, जैसे कि माउंट आबू की तरफ उदयपुर से उस साइड में जो डेंस फॉरेस्ट है, वैसा ही फॉरेस्ट इधर। यहाँ के जो रहवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है जो ये है कि यहाँ काम लोगों के पास उतना नहीं है। खेती भी पहाड़ी भूभाग होने की वजह से उतना लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, और अब ज़मीनें नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनके पास काम भी नहीं होगा। तो उनके पास काम के लिए, रोज़गार के लिए संसाधन है नहीं, रोज़गार की व्यवस्थाएं सरकार देती नहीं है। दूसरी तरफ उनको यहाँ से हटा के उनको विस्थापित करवा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दे तो बहुत हैं। अभी ये सरिस्का और अभी ये रोड का भी काम चलेगा, तो रोड के काम को भी रोक देंगे। अच्छा, कैसे, थोड़ा बताइए। ये कहते हैं कि ये वन अधिनियम के तहत आप करवा नहीं सकते इस काम को, पीडब्ल्यूडी को नोटिस निकाल देते हैं भाई ये रोड नहीं बन सकता। जबकि राजस्थान के अंदर मुकुंदरा टाइगर हिल्स है, वहाँ पर रेलवे की लाइन बिछा रखी है, तो वहाँ भी तो काम हो रहा है। वो तो वहाँ तो रेलवे लाइन बिछ रही है, यहाँ सड़क नहीं बनाने दे रहे। तो ऐसे बहुत से अभ्यारण्य हैं, वहाँ काम चल रहे हैं और वहाँ के आम नागरिक लगे हुए हैं। आप ज़्यादा दूर में जाओ, रणथंभौर में चल जाओ, वहाँ होटल्स हैं, वहाँ लोकल को रोजगार मिल रहा है। लोकल टाइगर फोर्स का गठन है वहाँ, जहाँ लोकल बंदे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा चीज़, यहाँ है ही नहीं। अच्छा, तो ये भी है कि मतलब वहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, अच्छा आपको क्या लगता है, मुझे शायद इसके बारे में जानकारी है नहीं, कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी कुछ विस्थापन का कुछ है या फिर सिर्फ सरिस्का में? सरिस्का के अंदर है। अभी नई प्रक्रिया आई है, रणथंभौर में भी ये चलाएंगे। अच्छा, हाँ, जो गांव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं उनको विस्थापन की प्रक्रिया ये चलाएंगे वो। तो इसके ये जो विस्थापन, लेकिन सबसे पहले विस्थापन सरिस्का में ही चला है। अच्छा, सबसे पहले सरिस्का के अंदर चला है। अच्छा, तो नरेश जी ये बताइए कि विस्थापन को रोकने के लिए आपके क्या क्या प्रयास हैं अभी? विस्थापन को रोकने के लिए हमारा एक प्रयास जारी है। हम हर महीने हमारी समाज की, सर्व समाज की इनकी मीटिंग लेते हैं और मीटिंग में ये चीज़ें रखते हैं कि जैसे वहाँ लोग गए हैं उनको वो भी आते हैं, मीटिंगों में आते हैं, वो लोग वो बताते हैं वहाँ सुख है, दुख है, क्या है क्या नहीं। फिर वो सुनते हैं तो फिर लोग सोचते हैं कि यार, फिर दूसरी बात, जो गांव ऊपर रह रहे हैं उनके खर्चे नहीं है, जो पहाड़ के ऊपर हैं उनके खर्चे नहीं, जो उनकी कमाई है ना वो सेफ है। उनके बच्चे हैं, आज कोई लेक्चरर है, कोई पुलिस में है, ये नहीं है शिक्षा नहीं है, शिक्षा वो बच्चे ले रहे हैं। अच्छा, जो हमारे ऊपर जो गांव रह रहे हैं उनके बच्चे आज टीचर हैं, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई देश की सेवा, मतलब हर अनेक विभागों में पाए जाएंगे। अच्छा, प्रोफेसर भी हैं। अरे वाह, अच्छी बात है। शिक्षा में बहुत आगे है, डेवलप है। जो ऊपर जंगल में गांव रह रहे हैं वो शिक्षा लड़कियां भी पढ़ रही हैं वहाँ की। तो ऐसी बात नहीं है अनपढ़ हैं सारे। फिर सबसे पहले मैं तो यही आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारे पास आए, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो गांव हमारे ऊपर बसे हैं वहाँ पर सड़क हो, स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो और चिकित्सा के जो मूलभूत आवश्यकता है भाई, बड़ी नहीं तो छोटी, वहाँ पर होनी चाहिए। लाइट के लिए अगर लाइट नहीं लग सकती तो कोई सोलर पैनल का, कोई जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही हैं उनके तहत उन गाँवों को जोड़ा जाए, जिनके उनके बच्चे और आने वाली पीढ़ी मजबूत हो सके। ठीक है, तो आपने ये बहुत अच्छी बातें हमसे साझा की। और उसके अलावा नरेश जी, जो मेरी सोच है वो ये है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, और सिर्फ खुद के लिए आज से नहीं, आप दूसरों को भी देख के थोड़े जागरूक हो जाओ। जैसे कि अगर हम साउथ राजस्थान की बात करें तो वहाँ जो भील हैं, गरासियाँ हैं,
अभी पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और वो लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं और अपने संसाधनों को लेके, अपने संसाधनों को बचाने को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं आज के टाइम में। तो शायद मुझे लगता है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको दूसरे जगह के जो मूल निवासी हैं, रहवासी हैं, उनसे भी सीखने की ज़रूरत है। हमने 2012-13 से लेके और 2024 तक अब वर्तमान में चल रही है, पूरे आंदोलन किए, पूरी बैठकें किए, किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से आगे काम करना है, और हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं। बार बार हमने आंदोलन किए हैं प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ भी हमने आंदोलन किए हैं और प्रशासन ने हमें लिखित में दिया है, प्रशासन ने हमें लिखित में दिया है कि आपकी जो रजिस्ट्रियां बैन है उसको खोला जाएगा। उसके पास हमारा समझौता पत्र भी हमारे पास, जो जिला कलेक्टर महोदय के पास जो हमारी 2012-13 में जो समझौता हुआ था, वो समझौता हमारे पास लिखित में, लेकिन सरकार उसको मान्य नहीं करती। अच्छा, फिर हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। इस वजह से ग्रामीण और वन अधिकारियों के आपस में टकराव चलता रहता है। ये चीज सरकार को सोचनी पड़ेगी कि इनका टकराव कैसे समाप्त हो। और इसका सीधा सा उदाहरण है, जब तक लोकल आदमियों को जो वन क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको रोजगार दे, उनको यहाँ पर रोक के रख के हर जगह पर उनको तवज्जो दी जाए। यहाँ की जितनी भी कमेटियाँ बनी पड़ी हैं, लोकल आदमियों को उसको जोड़ा जाए कमेटियों में। ठीक है नरेश जी, अब अगर आप यहाँ के जो मूल निवासी रहवासी अपने लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहो, क्योंकि हमारी बात उन तक भी जाएगी, तो शायद हो सकता है कि वो आपकी बात सुने, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहें? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो हमें आज जो ये नरावली में जितना सुख है वो कहीं भी नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों की संपत्ति है, वो जो धरोहर हमारे को दिए, जो प्राकृतिक धरोहर हमको सौंप के गए, इनको सुरक्षित और रक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अधिकतर ऊपर गुजरों के ही गांव पाए जाएंगे, न कि और दूसरी जाति की कोई गांव नहीं हो। तो अरावली और गुजर का एक बड़ा ये जब भारत में मुगल आए, जब भारत के अंदर मुगल आए, तो मुगलों ने जब अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर, तो ये जाति कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। और इस वजह से इन्होंने अपनी इज्जत और इनका मुकाबला करने के लिए ऊपर पहाड़ों में चल गए और वहाँ से उनका मुकाबला किया। इस वजह से आज भी गुजर आबाद है अरावली में, गुजर आबाद। तो और क्या कहना चाहिए? सॉरी वो बात बीच में रह गई। तो जो यहाँ के रहवासियों के लिए आपकी बात है वो क्या है? मैं यही कहूँगा, संगठित रहो सब और मिलजुल कर काम करेंगे। बाकी जो भी होगा हम बैठ के सारी चीज़ों को सुलझाएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा नरेश जी, आपने समय निकाला और एक बेहतरीन चर्चा हमने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारे से मिले। नहीं, बिल्कुल, ये काम तो सर्व समाज का है और हम भी सर्व समाज का हिस्सा हैं। आप भी सबको अच्छा काम कर रहे हैं, सबको संगठित करो, अच्छी बात है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जी। और आप सभी का भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाल के हमारा वीडियो देखा। उम्मीद है आप लोग भी इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। इस तरह के जो चैनल्स बने हुए हैं उनको भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।